संक्षिप्त में संपूर्ण कोशिका का अध्ययन करेंगे आज हम। देखो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कोशिकांग या कोशिका विज्ञान में हम सहायक उपकरण सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। उससे हम कोशिकाओं का अध्ययन किया है साइंटिस्टों ने। यानी कोशिका विज्ञान का अध्ययन करने के लिए सहायक उपकरण यूज किए जाते हैं। साइंटिस्टों ने सूक्ष्मदर्शी का यूज करके कोशिका का अध्ययन किया। अब देखते हैं हम कैसे किया। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, कोशिका को माइक्रोस्कोप में लगा के देखा तो दो कोशिकाओं को देखा। सबसे पहले प्याज कोशिका को देखा। प्याज कोशिका को देखा तो उन्होंने पाया कि प्याज कोशिका के चारों ओर एक मोटी कोशिका भित्ति होती है और उसके अंदर एक पतली लचीली कोशिका झिल्ली होती है, जिसको उन्होंने प्रारूपी पादप कोशिका कहा। जबकि गाल कोशिका यानी हमारी जो चिक्स होते हैं, चिक्स की जो सेल्स होती हैं, उसको देखा तो उन्होंने उसको केवल ये देखा कि इसमें केवल एक पतली कोशिका झिल्ली होती है और झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है। इसमें झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है, लेकिन पहले चारों ओर इसके चारों एक मोटी कोशिका भित्ति होती है, फिर कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है। लेकिन चिक्स की कोशिकाओं में देखा तो पाया कि इसके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल कोशिका झिल्ली होती है जो चारों ओर से कोशिका द्रव को घेर के रखती है। ये इसमें क्या है, एक कोशिका द्रव है। ये इसमें कोशिका द्रव है और इसमें भी ऐसी कोशिका द्रव है। तो गाल की कोशिका को जंतु कोशिका कहा, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और प्याज की कोशिका को एक प्रारूपिक पादप कोशिका कहा, जिसमें कोशिका भित्ति होती है। इसके बाद उन्होंने देखा कि कोशिका में एक संगठित झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर एक सघन जीवद्रव होता है, गाढ़ा चिपचिपा जीवद्रव होता है, जिसको हम कोशिका द्रव कहते हैं, जिसको उन्होंने कोशिका कहा, कोशिका द्रव कहा। इसे कोशिका द्रव कहते हैं। इस कोशिका द्रव में अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, राइबोसोम, तारक केंद्र, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे अनेक कोशिकांग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में कोई भी कोशिकांग नहीं होता है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है इसकी, और इसके अंदर केंद्रक द्रव होता है। इस केंद्रक द्रव में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और इसके अंदर एक छोटी सी सूक्ष्म संरचना होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसके बाद जो यूकेरियोटिक कोशिका होती हैं और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, दोनों में बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जब यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं होते हैं, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी भी होती है। दोनों में सिमिलरिटी एक ये होती है कि यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में एक झिल्ली रहित कोशिकांग यानी कि राइबोसोम होता है। राइबोसोम एक ऐसा होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में एक झिल्ली रहित कोशिकांग यानी कि राइबोसोम होता है। ये हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। अभी पीएनएसटी का एग्ज़ाम है 17 और 18 अक्टूबर को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आना है ना, तो बहुत ध्यान से देख के पढ़ना है यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ कि जो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, दोनों कोशिकाओं में एक झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम होता है। जैसा कि देखो, इसके कोशिका द्रव में भी राइबोसोम है और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके कोशिका द्रव में भी राइबोसोम है। राइबोसोम कैसा होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। लेकिन राइबोसोम केवल कोशिका में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका में मतलब कोशिका के अलावा कुछ कोशिकांगों में भी पाया जाता है। जैसे अब देखिए, जैसे कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली रहित कोशिकांग यानी राइबोसोम पाया जाता है, जो कि दोनों में क्या कॉमन है। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम होता है, ये हमें याद रखना है। लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में तो पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। लेकिन राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका के अलावा कुछ कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलॉक में भी पाया जाता है। लेकिन इन दोनों में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में।
राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तुमको याद रखना है कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक और इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि ER में भी पाया जाता है। कौन सी ER में पाया जाता है? रफ ER में। लेकिन रफ ER में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, हम याद रखेंगे इसको। तो राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं पाया जाता है। राइबोसोम कोशिका के अलावा कुछ कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक तथा रफ ER यानी कि खुरदुरे अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी पाया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन रफ ER में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। हमको याद रखना है राइबोसोम कोशिका के अलावा कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और अंतःप्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरितलवक भी कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि रफ ER में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद जंतु झिल्ली रहित कोशिकांग। जंतुओं में झिल्ली रहित कोशिकांग होता है तारक केंद्र। केवल जंतु कोशिका में एक झिल्ली रहित कोशिकांग जो होता है उसको बोलते हैं हम तारक केंद्र, या इसी को हम सेंट्रियोल भी कहते हैं। राइबोसोम तो जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकेरियोटिक हो, दोनों में झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। लेकिन केवल जंतु कोशिका में झिल्ली रहित कोशिकांग तारक केंद्र होता है। लेकिन कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, मतलब ऐसे कोशिकांग जो दो झिल्लियों से घिरे होते हैं। तो ये मुख्यतः 3 कोशिकांग होते हैं। कौन कौन? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक के चारों ओर 2 झिल्ली पाई जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। अब चलते हैं हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं साइज के आधार पर कैसे क्या होती हैं, कहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका होती है, कहाँ पे सबसे छोटी कोशिका होती है ना। हम ये देखते हैं यहाँ पे। तो देखना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसका व्यास 0.3 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका या स्पर्म कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम होता है। और ऐसी कोशिका जो कभी विभाजन नहीं करती है न्यूरॉन कोशिका होती है, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में चोट लगने से बहुत अधिक क्षति पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल्स में कभी विभाजन नहीं होता है। यदि कोई क्षति होती है तो हम लोग को डैमेज हो जाते हैं। तो हम ख्याल रखते हैं ना कि ब्रेन में चोट लगनी चाहिए किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरॉन कोशिका होती है उनमें कभी विभाजन नहीं होता है। और सबसे अधिक विभाजन वाली कोशिका होती है यकृत कोशिका। यकृत कोशिका मतलब यहाँ पे एक कोशिका क्षतिपूर्ति कर सकता है। कैसे? यदि हम अपने लीवर के कोई टुकड़े को काट दें तो लीवर अपनी उसकी क्षतिपूर्ति कर लेता है, फिर से कोशिका विभाजन करेगा तो नई कोशिका जो बनेगी वहाँ पे एकत्रित होती जाएंगी, तो उस अंग को पूरा कर देती है। यहाँ की कोशिकाओं में सबसे अधिक विभाजन पाया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली घर कहते हैं। और लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती थैले कहते हैं। क्यों कहते हैं हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, केवल हम यहाँ पे के लिए याद रखेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैले कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में बहुत ही पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कभी कभी ये अपने आप को भी नष्ट कर लेते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैले कहते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का कार्यालय कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का कार्यालय कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ियों में संचित होते जाता है, हमारे आनुवंशिक गुणों को ले जाता है। ये कार्यालय होता है। कोशिका का संपूर्ण कार्य इसी के अधीन होता है, इसी के नियंत्रण में होता है, इसलिए हम केंद्रक को कोशिका का कार्यालय कहते हैं। और पादप कोशिका में कोशिकांग होता है जिसे हम हरितलवक कहते हैं। हरितलवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरितलवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका की सभी जैविक क्रिया या रासायनिक क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, हम याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम कोशिका का संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं। तो हम इतना याद रखेंगे, कोशिका
क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। यदि आप इतना कंप्लीट करके जाते हैं तो कोशिका का जो बेसिक क्वेश्चन आएगा तो वो यहाँ से 100% कंप्लीट हो जाएगा। तुम आसानी से उसको हल करके आ जाओगे, आसानी से उसका आंसर तुमको पता होगा। तो हम इतना याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम कोशिका के सभी कोशिकाओं का और कोशिका के प्रकार का हम क्रम से वर्णन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल संक्षिप्त में कोशिका का संपूर्ण अध्ययन समझा दिया है कि कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं और इसका क्या अपना महत्व होता है। कोशिकाएं केंद्रक के चारों झिल्ली के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है और इसमें अनेक झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है या कम विकसित होता है। इसमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं होता है, केवल राइबोसोम होता है। लेकिन राइबोसोम को हमको पता है, राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो। लेकिन जंतु कोशिका में भी एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, जिसको हम तारक केंद्र कहते हैं। हम याद रखेंगे, जंतुओं में भी एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, जिसको हम तारक केंद्र कहते हैं। इसके चारों कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल नोट करते चलना है हर चीज़ को। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह इसलिए कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उसको एटीपी के रूप में संचित करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण के बाद यानी भोजन के पाचन के बाद ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करके रखता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं, या इसी को ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे।